बहुत दिन बाद हमको लगता है लगभग 5-6 दिन बाद हम आए हैं नया वीडियो लेकर। चलिए, जैसा कि हमने वादा किया था, वादा तो नहीं इसको कह सकते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजी लर्निंग ऑफ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर पहले वाला बोर्ड रहता तो लिखाता भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं होता। तो न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स न्यूरो देहिकी अधिगम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था इसके बारे में कहा था कि मैं ये पढ़ाऊंगा आप लोग को। मैं कहीं गया तो हुआ था, अभी मैं थोड़ा देर पहले आया हूँ, करीब वही 1 घंटा पहले लगभग, और तैयारी कर लिया वीडियो बनाने का। तो न्यूरोदेहिकी अधिगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरोदेहिकी का मतलब ये मस्तिष्क से संबंधित है। जहाँ पे न्यूरो वर्ड आ गया, शब्द आ गया, आप लोग समझ जाइएगा ये मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है। जब कोई चीज हम लोग अधिगम करते हैं, क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, दैट में सीखते हैं, यानी लर्निंग करते हैं। जब कोई चीज हम लोग लर्निंग करते हैं तो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, कौन सा ऑर्गेन्स हमारा काम कर रहा है और कौन सा ऑर्गेन्स किस स्थान से संबंधित है। यही जानने का जो तरीका है ये होता है न्यूरोदेहिकी अधिगम में। इसको हम कैसे कैसे जान सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है, वो हम लोग समझेंगे। यानी जब हम लोग कुछ अधिगम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उसको कैसे कैसे जान सकते हैं। ठीक है, किस किस आधार पे जान सकते हैं। अगर देखा जाए फिजिकल एविडेंस बेस्ड अपॉन डैश टेक्निक। ठीक है, यानी न्यूरो फिजिकल एविडेंस बेस्ड अपॉन डैश टेक्निक। देखिए ये वाला जो है ना, इसको हम स्टार बना देंगे, क्योंकि इस यहाँ पे जो है, कहाँ पे, यहाँ पे ये भराएगा जो भी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, शारीरिक संरचना, दैट मीन्स एनाटोमी। ठीक है, यानी कहता है न्यूरो फिजिकल एविडेंस बेस्ड अपॉन डैश टेक्निक। तो डैश में क्या भरा जाएगा? शारीरिक संरचना। यानी शारीरिक संरचना के आधार पे, यानी उस प्रविधि के आधार पर न्यूरो फिजिकल का सबूत। यानी शारीरिक संरचना जो होती है, ठीक है, एनाटॉमिकल, इस संरचना के आधार पे, यानी शारीरिक संरचना के आधार पे न्यूरोफिजिकल में जो परिवर्तन, जो चेंजेस होती है, उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। तो पहली विधि कौन सी हो गई? शारीरिक संरचना। अगर याद करने जाइएगा तो आपको ये मिलेगा। इसका हिंदी क्या हो जाता है? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शारीरिक संरचना के आधार पर, मतलब न्यूरोदेहिकी का सबूत। तो इसका मतलब आप लोग समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कि शारीरिक संरचना के आधार पर निकालेंगे हम पहले न्यूरोसाइकोलॉजी अधिगम क्या होता है। ठीक है, दूसरा, पहला तो देख लिए शारीरिक संरचना, वह द्वितीय प्रविधि। ठीक है,
प्रविधि लिखना हमको कोई जरूरी नहीं था, यानी इलेक्ट्रिकल टेक्निक, यानी सामरिक संरचना प्रविधि के द्वारा, यानी एनाटॉमिकल के द्वारा, वैद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल प्रविधि के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिकल टेक्निक के द्वारा। ये वाला टेक्निक यहाँ पे शूट करेगा, एक बार यहाँ शूट करेगा, फिर ये दूसरा का शूट करेगा, होगा सबका यही फॉर्मूला है, ये लिखा रहेगा, बाकी लिखा रहेगा शारीरिक संरचना के आधार पर न्यूरो साइकोलॉजिकल लर्निंग का अधिगम, और फिर वैद्युतीय संरचना टेक्निक यानी प्रविधि के आधार पर इसका सबूत यानी अध्ययन, और थर्ड नंबर में केमिकल यानी रासायनिक प्रविधि, दैट मीन्स प्रविधि यानी टेक्निक यानी केमिकल टेक्निक। यानी एक बार आप इसको यहाँ शूट कर सकते हैं, दूसरा का वर्ग यहाँ रख सकते हैं, फिर तीसरा नंबर में यहाँ रख सकते हैं, तीनों में यही होगा। तो उतना लिखने का काम नहीं है, आप लोग का समय भी बच गया। अब ये समझिएगा हमने क्यों लिखा, पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझिए कि हमने क्यों लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि न्यूरोफिजिकल एविडेंस बेस्ड अपॉन डैश टेक्निक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे नीचे ये घुसा देंगे अगर एनाटॉमिकल, तो एनाटॉमिकल दैट मीन शारीरिक संरचना प्रविधि के आधार पर न्यूरोफिजियोलॉजिकल एविडेंस यानी सबूत के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, वैद्युतीय प्रविधि के आधार पर और रासायनिक प्रविधि के आधार पर न्यूरोदेख में क्या सबूत होता है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। इसका मतलब आपको क्या पढ़ना होगा, एक ये पढ़ना होगा, एक ये पढ़ना होगा, एक ये पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे शारीरिक संरचना के आधार पर कि क्या होता है। शारीरिक संरचना के आधार पर दैट मीन्स एनाटॉमिकल के आधार पर क्या होता है, न्यूरोदेखी की जो प्रवृत्ति होती है उसको ना या तो कुछ भाग में यानी मस्तिष्क का जो भाग होता है उसमें हम क्या करेंगे, आघात दे देंगे यानी चोट पहुंचा देंगे या काट के निकाल देंगे। इसी दो के आधार पर हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि उस पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई लड़का दौड़ सकता है अच्छी तरीके से दौड़ सकता है, लेकिन उसका एगो टांग काट देंगे, ठीक है, एगो टांग काट देंगे, क्लियर यहाँ तक समझ रहे हैं। एक और लड़का है वो भी दौड़ सकता है अच्छी तरीके से, लेकिन उसका हाथ काट देंगे, तो एगो का टांग काट देंगे तो हम तो पक्का है कि वो दौड़ नहीं पाएगा, और दूसरा का हाथ काट देंगे तो उसे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हाथ को ऐसे करने से क्या गति मिलता है क्या। तो उसी तरह इसको भी न्यूरोदेखी को समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या ये जो मतलब उसका प्रभाव पड़ता है कि मस्तिष्क में जो है पार्ट, उस पार्ट को अगर निकाल देंगे या चोट पहुंचा देंगे तो हमारा जो अधिगम करते हैं उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, बस इसी को जानना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, एगो लीजर के आधार पे कर सकते हैं यानी चोट पहुंचा के यानी घाव दे के, क्या करके घाव दे के कर सकते हैं, या स्प्लिट ब्रेन करके, STEM ऐसा ही। हाँ, तो स्प्लिट ब्रेन स्टीम दैट मीन्स मस्तिष्क को विभक्त करके भी हम इसको कर सकते हैं। यानी दो तरीके से शारीरिक संरचना जो होती है, एनाटॉमिकल जो होती है, ठीक है ना, उसको अगर हमको अधिगम अगर समझना है तो शारीरिक संरचना में घाव देकर, क्या देकर, घाव देकर, या स्प्लिट ब्रेन यानी मस्तिष्क को विभक्त करके, क्या करके विभक्त करके, किसको, ब्रेन को, ब्रेन और स्तंभ, मस्तिष्क विभक्त मस्तिष्क स्तंभ द्वारा, विभक्त मस्तिष्क स्तंभ दैट मीन्स स्प्लिट ब्रेन स्टीम और लिसन, दो को जो है इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मस्तिष्क का जो पार्ट है या तो जोड़ देंगे या तो उसको अलग कर देंगे। इस तरीके से शारीरिक संरचना से हम क्या करते हैं, उसको अधिगम को जान पाएंगे कि उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है व्यक्ति पर, जिसका एग्जाम्पल हमने थोड़ा देर पहले दिए थे। अब देखिए ल्यूसन में क्या क्या करेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले स्प्लिट ब्रेन को ले लीजिए।
स्प्लिट ब्रेन में क्या होता है, आपको तो बताए थे रुद्राक्ष की तरह मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क दो भागों में बटा रहता है। मस्तिष्क अभी केगो है हमारे पास, एक, पक्का ना? ठीक। मस्तिष्क हमारे पास एक भागों में है। इन मस्तिष्क जो सूचना है, कार्य दोनों का जो होती है, जो वर्क होता है, ये दोनों का अलग होता है, डिफरेंट होता है। दोनों का कार्य क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों का कार्य जब क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क जो सूचना आदान प्रदान होती है, क्या होती है, आदान प्रदान होती है, वो मस्तिष्क तंतु के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंतु, सर माफ कीजिएगा, तंत्रिका तंतु के द्वारा होती है। जब एक सूचना का दूसरे सूचना से आदान प्रदान तंत्रिका तंतु द्वारा होती है, तो तंत्रिका तंतु के ना एक होती रहती है बंडल, क्या रहता है बीच में एक बंडल, उसी से आदान प्रदान होता है। इस बंडल को हम काट देंगे, इस बंडल को काट देंगे। अब सवाल होता है कि इस बंडल को क्या कहते हैं, तो इस बंडल को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। एक मतलब मस्तिष्क के दो भाग अगर मान ले हम, तो मस्तिष्क से ये मस्तिष्क के बीच में जो सूचनाएं होती हैं, वे एक बंडल तंत्रिक, मतलब ये तंत्रिका तंतु का एक बंडल होता है। तंत्रिका तंतु के बंडल को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। कहीं कहीं पे कार्पस लिखा होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। तो कॉर्पस कैलोसम इसको कहा जाता है, इस बंडल को बिछुआ में रहता है। इस बंडल को हम दिए काट। अभी क्या हो गया, दो मस्तिष्क हो गया एक व्यक्ति का, एक मस्तिष्क का दो हो गया। एगो मान लीजिए लेफ्ट, एगो मान लीजिए राइट, होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, एगो क्या मान लिए लेफ्ट, एगो मान लिए राइट। अब सवाल होता है क्या, अब ये सवाल होता है कि अगर इसको लेफ्ट मान लिए और इसको राइट मान लिया, तो दोनों का कार्य अलग अलग है क्या? तो बिल्कुल सही, दोनों का कार्य अलग अलग है, तो दोनों कार्य अलग अलग है। अब देखिए, कॉर्पस कैलोसम समझ में आ गया आप लोग को, दोनों का कार्य अलग अलग है, ये भी समझ में आ गया आप लोग को। ठीक, अब एओ का कार्य में क्या होता है, जो ब्रेन होता है, हेमिस्फीयर होता है, गोलार्ध होता है, मस्तिष्क का गोलार्ध। किसका गोलार्ध? सारे समझना तो भी रहना ही चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मस्तिष्क का जो लेफ्ट और राइट गोलार्ध होता है, दोनों का अलग अलग कार्य है। एक होता है लेफ्ट और राइट, क्या चीज? हेमिस्फीयर। क्या चीज? हेमिस्फीयर, दैट मीन्स गोलार्ध। तो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। लेफ्ट गोलार्ध जो होता है, यानी लेफ्ट मतलब आप लोग जानबे करते हैं, लेफ्ट गोलार्ध जो होता है उसमें क्या होता है, और राइट गोलार्ध में क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रेशनल, दैट मीन्स विवेकी। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो हम लोग सीखते हैं, जो रेशनल जो होते हैं, जो हम लोग सीखते हैं, जो लॉजिकल होता है, ठीक है, जो एनालिटिकल होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ होता है, वो जो वाला जो हम सीखते हैं। और जो रेशनल होता है, यानी जो विवेक से हम लोग सीखते हैं। और जो लॉजिकल होता है, क्या होता है? लॉजिकल होता है, उससे जो सीखते हैं। और जो एनालिटिकल होता है, यानी लॉजिकल का मतलब तार्किक, एनालिटिकल दैट मीन्स विश्लेषणात्मक। ठीक है, यह जो होता है, यह क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव, रेशनल, लॉजिकल, एनालिटिकल, ये सब जो वर्क हम लोग सीखते हैं, ये सब सारा वर्क जो होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लेफ्ट गोलार्ध से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और इसी का जो अपोजिट होता है, यानी आत्मनिष्ठ, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, विश्लेषणात्मक नहीं, इंटरनल जो हम लोग सीखते हैं।
ठीक है, यानी अंदरूनी जो सीखते हैं, घटनापरक जो सीखते हैं, वो सब जो सीखते हैं जिसमें हम लोग को बुद्धि लगाना नहीं पड़ता है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं, वो सब राइट वाला से सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखे? ऑब्जेक्टिव, रेशनल, लॉजिकल, एनालिटिकल। दैट मीन्स इसका अपोजिट हम लोग सीखेंगे राइट वाला से। तो ये वाला क्या हो गया, इस संरचना का जो भाग हुआ, जो स्प्लिट वाला जो बताए थे उसका बारे में बताए थे, मतलब अभी बता रहे हैं आप लोग को। इसके बाद अच्छा, ये वाला जो चर्चा किया था, ये किया था गाजानी और स्पेरी, मतलब ये बताया था। तो गाजानी और स्पेरी ने इसके बारे में बताया था। ये टोटल अभी जो आपको बताया हम कि मस्तिष्क का 2 भाग होता है, एक काट देंगे बीच में, तो कार्पस कैलोसम उसको कहते हैं, जो बीच वाला भाग काटे हैं, जिससे मस्तिष्क की सूचनाएं जो है इधर उधर आदान प्रदान होती रहती है। और ये वाला जो बताया अभी कि ये वाला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर ले लेते हैं, यानी एक साइड वाला और अलग साइड दूसरा साइड हो गया ना, बांट दिया तो एक मस्तिष्क का, तो ये सब आता है लेफ्ट में और ये वाला आता है राइट में। विश्लेषणात्मक, तार्किक, विवेकी, ऑब्जेक्टिव, यानी दैट मीन्स वस्तुनिष्ठ, सब इसका अपोजिट आता है इसमें। चलिए, अब काटने वाला हम लोग पढ़ते हैं। कौन वाला हम लोग पढ़ेंगे? अब काटने वाला। काटने वाला का कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि आपको नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ सब कुछ आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा? याद रखना होगा। एक फूस्टर थे, नंबर 1 इसको मान लेते हैं, काट छाट करने वाले हैं, ये घाव देने वाले हैं, ठीक है, चोट देने वाले हैं। एक थे कौन? फूस्टर, और दूसरा जर्की। कौन थे? एक फूस्टर थे, एक जर्की थे। इन्होंने क्या किया? बंदर पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? इन्होंने बंदर पे प्रयोग किया। इस पे इन्होंने क्या किया? टेम्पोरल कोर्टेक्स को इन्होंने क्या किया? आघात पहुंचा दिया। तो एग्जाम में आपको लिखा रहेगा निम्न शंख कोर्टेक्स, शंख कोर्टेक्स लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा कोर्टेक्स कॉमा उकार। तो निम्न शंख कोर्टेक्स यानी घटिया बोल सकते हैं, सबसे खराब बोल सकते हैं, ठीक है, शंख कोर्टेक्स। इसको क्या किया इन्होंने? क्या किया? इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। तो देखिए, किसी का अगर बढ़िया खराब सामान रहेगा तो खराब कर दिया तो गलत बात है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? फूस्टर ने और जर्की ने टेम्पोरल कोर्टेक्स को, यानी मंकी का टेम्पोरल कोर्टेक्स को, यानी निम्न शंख कोर्टेक्स को क्या किया? मतलब घाव दे दिया उसमें। अब घाव देने के बाद उसको देखा कि बंदर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बंदर जो है विजुअल इफेक्ट यानी विभेदन, विजुअल इफेक्ट जो है वो नहीं कर पाया। विजुअल यानी चाक्षुष, यानी देख के विभेद नहीं कर पाया, उसका प्रभाव को नहीं समझ पाया, विभेद नहीं कर पाया, विभेद होगा, ठीक है। तो विजुअल विभेदन नहीं कर पाया यानी समझ नहीं पाया। जब उसमें चोट पहुंचा दिया था तो फूस्टर और जर्की के बारे में जब देगा और मंकी का जिक्र करेगा, ठीक है, तो और टेम्पोरल कोर्टेक्स का यहाँ चर्चा हो रहा है कि टेम्पोरल कोर्टेक्स दैट मीन्स शंख, टेम्पोरल मतलब शंख, कोर्टेक्स मतलब कोर्टेक्स, निम्न शंख कोर्टेक्स को जब उन्होंने चोटिल कर दिया, घाव पहुंचा दिया, तो घाव पहुंचाने के बाद क्या हुआ? वो विजुअल विभेदन नहीं कर पाए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो आगे, इसके बाद आ गया डोटी। डोटी का नाम एक साथ लेंगे, किसका नाम? डोटी और कुल्लर का एक साथ नाम लेंगे, लेकिन डोटी ने किया था कैट में और कुल्लर ने किया था डॉग पर। इन दोनों ने
एक ही राय मशुरा दिया, इसीलिए हम एक साथ इसको लिख रहे हैं। ठीक है। डोटी और कुल्लर। डोटी ने किया कैट पर घाव, कैट बिल्ली, और कुल्लर ने किया डॉग पर। कहां पर किया था? इसने तो किया था टेम्पोरल कोर्टेक्स में, और इन्होंने कर दिया हाइपोथैलेमस। कहां पर कर दिया? हाइपोथैलेमस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यह ना सोचे कि सर जो है खाली इंग्लिश से लिख रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है, हम उसको हिंदी में बता रहे हैं आपको। और एग्जाम में आपको हाइपोथैलेमस इसी तरह मिलेगा लिखा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी तरह मिलेगा आपको। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस हम बोल रहे हैं, तो आप समझिए बात को। और हाइपोथैलेमस इसी तरह आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है। तो वहां पे आपको पता है कि थोड़ा वर्ड का हेर फेर कर देता है वहां पे शब्दों का लिखा हुआ, तो आप लोग समझिए बढ़िया से। ठीक है। और इंग्लिश में जाकर देखा था तो आप कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया? डोटी ने और कुल्लर ने किया डॉग पे और डोटी ने किया कैट पे। इन्होंने क्या किया? हाइपोथैलेमस को चोटिल कर दिया। किसको चोटिल कर दिया? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को चोटिल करके कंडीशन, इसको कंडीशन, चलिए कंडीशन रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अनुबंधित अनुक्रिया। बार बार हम नहीं लिखेंगे, हो सकता है इसका जिक्र अगर दोबारा हो तो। हाँ, अनुबंधित अनुक्रिया के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि अनुबंधित अनुक्रिया क्या होता है। अगर आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो देख सकते हैं पिछला वीडियो में जाके। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनुबंधित अनुक्रिया, कि अनुबंधित अनुक्रिया क्या होता है। तो अनुबंधित अनुक्रिया के बारे में हम यह कहना चाह रहे थे कि डोटी ने किया कैट पे, कुल्लर ने किया डॉग पे, और क्या किया? हाइपोथैलेमस को चोटिल कर दिया। और तो हाइपोथैलेमस को चोटिल करने के बाद क्या देखा कि ये अनुबंधित क्रिया जो सीखे हुए थे ना, खत्म, समाप्त। यादें नहीं है उनको याद नहीं है। तो अनुबंधित अनुक्रिया को भूल गए हैं। किसने कहा यह बात? डोटी ने कहा और कुल्लर ने कहा। तो डोटी ने किया कैट और कुल्लर ने किया डॉग पर। देखिए डेट हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डेट ना जल्दी आता नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा थॉमसन का कहानी। इस पर आएगा थॉमसन। कहीं कहीं पे ना ईपी नहीं रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है। थॉमसन और करूपा, इनका भी एक अजीब कहानी है। अजीब कहानी का जिनको जो मिलेगा वही ना करेंगे। इन्होंने क्या किया? सेरिबेलम पर, किस पर? सेरिबेलम पर। इन्होंने सेरिबेलम पे सर्च मारा और उसको क्या कर दिया? चोट पहुंचा दिया। क्या कर दिया? चोट पहुंचा दिया। जब इन्होंने सेरिबेलम पर चोट पहुंचा दिया तो इनका कहना था कि वो जो अनुबंधित अनुक्रिया जो भी बोले थे, और अनुबंधित अनुक्रिया के साथ साथ एसोसिएटिव, दैट मीन्स सहचार्यात्मक पर भी प्रभाव पड़ता है। ये थॉमसन और करूपा ने कहा। अनुबंधित अनुक्रिया तो बता दिया था वो कि अनुबंधित अनुक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो डोटी ने बताया था और कुल्लर ने बताया था। अब यहां पे आ गया एसोसिएटिव, दैट मीन्स सहचार्यात्मक। सहचार्यात्मक मतलब सहचार करने पर भी, इसके पहले वाला वीडियो में सहचार को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो और उसी में कहा था कि आज हम लोग मतलब इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे जो सिलेबस में है। तो सहचार्यात्मक जो है एसोसिएटिव, सहचार्यात्मक में भी प्रभाव पड़ता है। इन्होंने ऐसा कहा।
किसने कहा था? तो थॉमसन एवं स्वरूपा ने कहा था। ठीक है, तो लेकिन संतुष्टि करने वाले क्या संतुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं ना। तो नहीं, तो इसके बाद 4 बोलिए या 5 बोलिए। स्टीनमेर्ज ने क्या कहा? लघु मस्तिष्क को आप कह देते हैं डायरेक्ट तो काम नहीं ना चलेगा, न चलेगा। तो इन्होंने क्या कहा? एमिगडाला का नाम सुने हैं? एमिगडाला के बाद देखिए ये वो क्या हो गया, कहने का मतलब कोई भी मनोवैज्ञानिक है तो अपना तो परिचय मतलब बारे में बताते हैं, तो साथ में जो दूसरे आते हैं ना वो अपना लॉजिक उस पर डालते हैं और अलग तरीके से प्रूव करते हैं। और एक तरफ से नहीं होता है कि अपने बातों को थोपना, हम ही नहीं कहते हैं कि सारे अपने बात को थोपते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ कह के चले गए हैं। मतलब आप तो जानते हैं कि लॉजिकल जो होता है तर्क अपना अपना वो रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं? तर्क। एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस का नाम सुने आप लोग? तो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम यानी एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टीम, इन्होंने सबका जिक्र किया। क्या किया? सबका जिक्र किया। और इन्होंने बताया आई ब्लिंक के बारे में। क्या बताया? आई ब्लिंक यानी आंख मुड़ाने की जो प्रक्रिया होती है, आंख मुड़ाने की जो प्रक्रिया